आज खाने का क्या करना है? जो करना है तुमने करना है आप ही। क्यों? मैंने घर का ठेका लिया हुआ है क्या? बड़ी हो, मुंह संभाल के बात करो। कपड़े मैंने धोए हैं, घर की सारी सफाई की है, रोटी तुम पकाओगी। तुम्हें पता है ना, मुझे दुनिया का सबसे बोर काम लगता है रोटी पकाने का। ज्यादा बातें ना बनाओ और उठ जाओ अब। मेरी गेम खराब हो जाएगी, इस वक्त नहीं उठ सकती। शुक्र कर ऑन हो गया है, अगर ऑन ना होता ना तो देखती मैं तेरा क्या हाल करती। अब्बा को आ लेने दो आज। तुम्हारा मोबाइल ना तोड़ा ना तो फिर कहना। हाथ लगाना मेरे मोबाइल को, हाथ तोड़ दूंगी तुम्हारे। बकवास बंद करो, दफा हो जाओ, जाके खुद ही रोटी बनाओ। हर वक्त भूखी मारी होती है। पागल है, जलती है मुझसे। मैं हूं मूसा हैदर और आप देख रहे हैं गुनहगार कौन। इस घर में होने वाली लड़ाई की असल वजह क्या है? आखिर क्या वजह है कि एक ही घर में रहने वाली दो बहनों के ताल्लुकात आपस में इस कदर खराब हो गए? वजह कोई भी हो, जो इस घर में होने जा रहा है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्या इस लड़ाई की बुनियादी वजह मोबाइल फोन है? क्योंकि इसी मोबाइल फोन के मनफी इस्तेमाल ने हमारे मौशरती इक़्तिदार को बेहद मुतासिर किया है। सोहराब जी टेंशन न लें, बुलाया तो था किरण को, नहीं आई। कोई काम पड़ गया होगा। मेरा तो चक्कर पड़ गया ना, और मुझे फोन पे बता दी थी कि वो नहीं आ रही। तो कौन सी क़यामत आ गई सोहराब जी, एक दो दिन ठहर जाए। सब्र नहीं है। सब्र? तो सब्र होता तो तेरे से राब्ता ना करता, ना ही इधर आता। अब देख ले, फिलहाल तो कुछ नहीं हो सकता। वैसे इतनी दूर से आने का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। सोहराब जी, अब इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं। ऊंच नीच तो हो ही जाती है इस तरह के कामों में। मुझे बताओ अब मैं क्या करूं? मैं रात को कहां जाऊंगा? सोहराब जी, आपको जाने को कौन कह रहा है? आप यहीं सो जाएं और मैं ड्राइंग रूम में सो जाऊंगी। अब तो ऐसा ही करना पड़ेगा। हेलो, मैं बस में बैठने लगी हूँ, आधे घंटे तक पहुँच जाऊंगी। लेने आ रहे हो ना? देखो, इंतजार न करवाना। हाँ पापा, यही तो कह रही हूँ, इंतजार न करवाना। बस ठीक है। और देखना फोन बंद ना हो जाए। बैटरी चार्ज है ना तुम्हारी? नहीं है तो चार्जिंग पे लगा लो। ठीक है, खुदा हाफिज।
बेफिक्र हो जाओ, मैं पहुंच जाऊंगा मैं। किसका फोन है? कौन आ रहा है? बताया तो था। ईमान आ रही है। कब? घंटे तक पहुंच जाएगी। उसे घर का पता है? और उसे कैसे पता होगा? लेने जाऊंगा मैं। चलो अच्छा है, सोहराब भी आया हुआ है, उससे भी मुलाकात हो जाएगी। उसकी किस्मत भी बड़ी जोरों पर है। उसने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। मैं आंटी को बता दूं? बता दो। वैसे मैंने उनसे कोई ऐसी बात नहीं की। आंटी को बता देती हूँ, सोहराब को अभी नहीं बताऊंगी। ईमान रात के अंधेरे में अपने घर से निकलकर कहां आ रही है? क्या यह फैसला उसने अपनी बड़ी बहन से नाराजगी के बाद किया? बेटा उठो। ईमान किधर है? अभी तो इधर थी अब्बा, बाहर ना हो कहीं। बेटा बाहर तो कहीं नहीं है। पता नहीं फिर कहाँ गई, मुझे तो नहीं बता के गई। बेटा दरवाजे को कुंडी तो बाहर से लगी हुई थी। बाहर से कुंडी लगी हुई थी? हाँ हाँ, मैं कुंडी खोलकर अंदर आया हूँ। बस फिर वो चली गई कहीं अब्बा, अल्लाह रहम करे उस पर। मेरे खुदा। मुझे नजर नहीं आ रही। मेरी तरफ ही आ रहे हो, पता नहीं किस जगह पर हो। ईमान, कौन हो तुम? अरे क्या हो गया तुम्हें? मैं हनी हूँ। हेलो हेलो हनी। ईमान, मैं हनी हूँ। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? पर वो तस्वीर तुम्हारी तो नहीं थी। वो तो मैंने तुम्हें नेट से भेजी थी। तुम हनी हो? हाँ। कहाँ चलना है? घर ही चलना है, और कहाँ चलना है? ईमान का अकेले घर से निकलकर रात को सफर करना उसके लिए मुसीबत बन चुका था। इसी बस में उसके साथ सफर करने वाले उस शख्स को लगता यूं था कि उस पर शक हो चुका है कि वो घर से भाग कर आई है, और इसकी बातों से भी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिसके पास ईमान जा रही है वो कोई उसका अजीज रिश्तेदार नहीं है। ना सिर्फ ये, बल्कि ये भी कि वो इससे पहले उससे कभी नहीं मिली। इन दोनों की दोस्ती मोबाइल फोन के जरिए हुई है। ईमान, दरवाजा खोलो। ईमान, दरवाजा। क्या बात है, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? लगता है अंदर से बंद है, चाबी लाओ। अच्छा, पता नहीं क्या हुआ है। ईमान, ये ले। हाँ।
ये इसने क्या किया? नासरा, तुम जल्दी से पुलिस को फोन करो। आंटी मेरे में तो हिम्मत नहीं है। इसमें हिम्मत वाली बात है। अकबर, तुम आरिफ का नंबर मिलाकर मेरी बात करवाओ। ये बेल गई है। हाँ आरिफ, क्या हाल है? ठीक हूँ, मेहरू बोल रही हूँ। जल्दी से घर आ जाओ। यहाँ एक लड़की ने पंखे से लटक के खुदकुशी कर ली है। हाँ हाँ, मेरे कमरे में। ये आओगे तो बताऊंगी ना। बस ठीक है, इतनी सी बात थी। वो आ रहा है। हाँ जी, क्या मसला है? वो जी रिपोर्ट लिखवानी थी। मुंह से पूछो, किस चीज की रिपोर्ट दर्ज करानी है? वो साहब जी, रात मैं रक्षा लेकर काम पर गया हुआ था। मेरी दोनों बेटियां घर पर थी जी। माँ उनकी फौत हो गई हुई है। बड़ी बेटी सो रही थी। बाहर दरवाज़ा बंदने पर मेरी छोटी बेटी बाहर गई, पर वापस नहीं आई जी। रात जब मैं घर वापस आया ना जी, तो दरवाजे को बाहर से कुंडी लगी हुई थी। मुझे लगता है कि मेरी बेटी को किसी ने अगवा कर लिया है। तुम्हें लगता है तुम्हारी बेटी अगवा हुई है, लेकिन तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे लगता है कि वो किसी के साथ भाग गई है। इसलिए पहले जाकर पता करो। नहीं 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 साहब जी, मेरी बेटी भाग नहीं सकती। आप पर्चा काटो जी। पर्चे ऐसे नहीं कटते, सबूत चाहिए होता है इसके लिए। इसलिए जो शाबाश, काम करो अपना जाकर। शकील, लाश को नीचे उतारो और एम्बुलेंस बुलाओ। बेहतर सर। पोस्टमार्टम कराना है? हाँ, करा दो। तो चले, फिर कुछ बातें करनी है। अरे भाई अकबर, तुम इनका हाथ बटाओ। ईमान जब अपनी बड़ी बहन से नाराजगी के बाद घर से निकलकर अकबर के पास आ ही गई थी, तो फिर उसने खुदकुशी क्यों की? क्या इतने बड़े फैसले के पीछे ये वजह थी कि जो मोहब्बत एक मोबाइल फोन कॉल के जरिए शुरू हुई थी, उस मोहब्बत के नतीजे में जो शहजादा ईमान के ख्वाबों में था, दर हकीकत वो बहुत मुख्तलिफ था? या फिर इतने बड़े कदम के पीछे ये वजह थी कि अकबर पहले से शादीशुदा निकला, लेकिन उसने ये बात उससे छुपाई क्यों? इसका सवाल हमें पुलिस इंक्वायरी के बाद मिलेगा, क्योंकि ये केस अब पुलिस तफ्तीश के बाद ही खुलकर सामने आएगा। चलो, उस लड़की के साथ जो होना था वो तो हो गया। अब ये बताओ, एफआईआर में क्या लिखना है? भाई वही लिखना है जो हकीकत है कि मेरी बहू नासरा घर में अकेली थी। मैं और मेरा बेटा अकबर कहीं बाहर गए हुए थे। किसी ने दरवाजा जोर से खटखटाया। नासरा ने जब दरवाजा खोला तो सामने एक लड़की खड़ी थी। भाई नासरा, आगे तुम बताओ ना। उसने अपना नाम ईमान बताते हुए कहा कि वो परदेसी है और उसे प्यास लगी है, तो मैंने पानी पिलाने के लिए उसे घर के अंदर बुला लिया। आई बाबा आई, कौन आ गया इस वक्त? जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। मेरा नाम ईमान है। बहुत प्यास लगी थी तो आपके घर से एक गिलास पानी मिल सकता? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ अंदर आ जाओ। कहाँ से आई हो? सैलपुर से। अकेली हो? जी। आ जाओ, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। ये लो पानी। अकेली हो? हाँ जी, उकाड़ा जाना था।
अगर हो सके तो मैं रात यहाँ रह लूं, सुबह चली जाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सुबह चली जाना। मेरी सास और मियाँ बाहर गए, अभी आते ही होंगे। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाने को कुछ लाती। फिर मैंने उसे खाना वगैरह खिलाया और अभी हम बातें कर ही रहे थे कि आंटी और अकबर भी आ गए। ये कहानी मुझे नासरा ने सुनाई तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, बेचारी मासूम बच्ची है, रात को कहाँ जाएगी। तो फिर तुमने उसे अपने कमरे में सुला दिया, लेकिन जब सुबह उठकर देखा तो उस लड़की ने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली थी। वाह भाई वाह, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। अच्छा, लड़की का कोई अता पता है? अता पता तो कोई नहीं, हाँ ये फोन उसका है। अच्छा, तो अब क्या करना है? लाश लावारिस दफनानी है या उसके घर वालों के हवाले करनी है? भाई ये तो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा तो रोज का काम है, जो मर्जी करो। ये ले अब्बा चाय। और रख दे चाय, दिल नहीं कर रहा बेटा। क्या हुआ अब्बा, कुछ पता चला? पुलिस में रिपोर्ट करवा देनी थी। गया था थाने, वो कहते हैं कि सबूत लाओ कि उसे किसी ने अगवा किया है। कहाँ से लाए सबूत? बेटा वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी अगवा नहीं हुई बल्कि खुद किसी के साथ भाग गई है। उन्हें कैसे पता चला कि वो किसी के साथ भाग गई है? बेटा कानून गरीबों के लिए ही होता है और पकड़ भी गरीबों की ही होती है। लेकिन क्यों अब्बा? बेटा ज्यादा तेजी ना दिखा, सारे इलाके को पता चल जाएगा, फिर क्या मुंह दिखाएंगे। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने उसके मोबाइल पर फोन किया था? नहीं। अब्दुल्ला ने जब बेटी के मोबाइल पर फोन किया तो आरिफ ने कॉल रिसीव की। उसने मेहरू के बैठे बैठे ही एक लम्हे में सारी सूरत हाल से अब्दुल्ला को आगाह किया। उसने बताया कि उसकी बेटी गुज़िश्ता रात एक परदेसी की हैसियत से उनके घर में एक दिन की पनाह लेने की दरख्वास्त लेकर आई थी और उन्होंने उसे पनाह दी। मगर अगली सुबह उनकी हैरत की इंतहा नहीं रही जब उन्होंने देखा उसी कमरे में पंखे के साथ ईमान की लाश झूल रही। मगर इस सारी कहानी पर ना अब्दुल्ला को यकीन आया ना उसकी बहन को। वो फौरी तौर पर मुतल्लिका थाने पहुंचे। देखो, लड़की की लाश अस्पताल में मौजूद है, वो लेनी है तो हम हाजिर हैं। ना तो मेरी बहन कोई खराब लड़की थी, ना वो ऐसा कर सकती है। साहब, मेरी बच्ची ऐसा नहीं कर सकती जनाब। देखो, जो सूरत हाल देखी है वो बता दी है, बाकी ये आपके सामने बैठे हैं, इनसे पूछ ले। ओ हम तो नेकी करके फंस गए हैं जनाब, हमें क्या पता कौन थी, कहां से आई है। देखो, जो होना था वो हो गया। हो सकता है वो बेचारी अपने ही घर में दुखी हो। अगर दुखी होती तो अपने घर में खुदकुशी करती, इनके घर में जाके क्यों की? मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, खुदकुशी की रिपोर्ट दर्ज हो गई है, अब कोई फायदा नहीं। चलो अब्बा, अब वाकई कोई फायदा नहीं है, मरने वाली तो मर गई। बेवकूफ कहीं के। मुबारक हो, जान छूट गई, नहीं तो मुद्दा पड़ जाता। बड़ी मेहरबानी आरिफ साहब, बड़ी मेहरबानी। बस जरा हमारा भी ख्याल रखना और अपनी माई को बता देना। आपको तो पता ही है, हर वक्त हाजिर है। बड़ी मेहरबानी।
भाई नासरा, अकबर को फोन करके पता करो कहाँ है वो। अकबर से ही बात कर रही हूँ आंटी। वो कह रहा है कि मसला हल हो गया है। अच्छा, ना मेरी बात करा। ये बात कर रहा है। हाँ, सब ठीक तो है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। ठीक है, तू कब आ रहा है? हाँ भाई, मुझे पता है, इसीलिए तो आरिफ को फोन किया था मैंने। बस तू आजा जल्दी से। अरे भैया, ऐसी बातें फोन पे नहीं करते। तू आजा, बस बैठ के बात होगी। जाओ चाय बना के लाओ। जी। अब्दुल्ला और उसकी बेटी ने ईमान की लाश वसूल करने के बाद हर उस गरीब, बेबस और मजबूर शहरी की तरह अपने अहले इलाका के साथ मिलकर लाश सड़क पर रख के एहतजाज किया, जिनका एहतजाज करने के सिवा कोई बस नहीं चलता। लेकिन उनका ये एहतजाज करना रंग ले आया। उनकी आवाज आला हुक्काम के कानों तक पहुंची। आला हुक्काम ने इस केस की इंक्वायरी के लिए एक ईमानदार शख्स को नामजद कर दिया। इस इंक्वायरी के बाद कौन से हकायक सामने आए? देख, अब मेरे हाथ से गेम निकल गई है। डीआईजी साहब ने नया इंक्वायरी अफसर बिठा दिया है, वही तफ्तीश करेगा। अब वो क्यों मरवाना है मुझे? मेरी तो अपनी नौकरी दांव पे लग गई है। वो तो ठीक है, वो मैंने जो बताना था वो बता दिया है। अब कोई ऊपर से वाकफियत है तो काम रुकवा लो, वैसे अब काम रुकेगा नहीं। बोलकर फोन आ रहा है। हेलो। जी सर। जी सर, हुक्म। सर, वो घर वालों का कहना है कि उसने खुदकुशी कर ली है। जी सर, मैं आता हूँ। साहब का फोन था, बड़ा सख्त आदमी है। मैं बाद में करता हूँ तेरे साथ। हाँ ठीक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आई अभी तक। जमेला में क्या पढ़ना है बेटा? जाने वाली तो चली गई। ऐसे कैसे चली गई अब्बा? मेरे साथ लड़ती थी, फिर मान जाती थी, आखिर मेरी बहन थी। बस बेटा, अब देख ले क्या करना है। तफ्तीशी देखते हैं क्या करता है। नहीं तो अब्बा ऊपर तक जाएंगे पर उनको छोड़ेंगे नहीं। तफ्तीशी ने जब जाए वकुआ का जायजा लिया तो उसके सामने कुछ ऐसे हकायक आए जिन्होंने उसे शक में मुब्तला कर दिया। उसने मोबाइल फोन डाटा हासिल किया तो पता चला अकबर का मुसलसल ईमान के साथ राब्ता था। यही बात जब तफ्तीश के दौरान अकबर से पूछी गई तो उसने साफ इनकार कर दिया, वो तो ईमान को जानता ही नहीं। उसकी बीवी ने कुछ और बयान दिया और मां मेहरू ने कुछ और। बयानात के इसी तजादात ने शक को मजीद गहरा कर दिया। तो तुम्हारा उस लड़की से कोई ताल्लुक या राब्ता नहीं था? नहीं सर। जब लड़की घर आई तो घर पर कौन कौन था? सर, मेरी बीवी अकेली थी। और तुम कहाँ थे? सर, मैं अपनी वालदा के साथ बाहर था। बाहर कहाँ? सर, घर का सौदा लेने गए थे। अपनी वालदा को अंदर भेजो। ठीक है सर, मेहरबानी।
वालेकुम अस्सलाम। बैठे। जब लड़की तुम्हारे घर आई, तुम और तुम्हारा बेटा घर में नहीं थे? हाँ जी, हम दोनों बाहर गए थे। कहाँ गए थे? वो जी, मेरी तबीयत खराब थी, अकबर मुझे डॉक्टर के पास लेके गया था। तुमने पुलिस को किस नंबर से रिंग किया था? जी, अपने नंबर से। लेकिन वो नंबर तो तुम्हारा नहीं था। पता नहीं जी, वो कौन सा फोन मेरे हाथ में आया, मैंने फोन कर दिया जी। तुम्हारा कहना है कि लड़की ने पंखे से लटक कर खुदकुशी की थी? हाँ जी, सुबह को मैंने उठ के देखा तो दरवाजा बंद था। मैंने काफी खटखटाया, जब उसने नहीं खोला तो मैं डर गई जी। अच्छा ये बताओ कि उसने अंदर से कुंडी लगाई या लॉक लगाया? नहीं जी, लॉक लगाया था, मैंने बाहर से चाबी से खोला था। लेकिन उसके पास चाबी कहाँ से आ गई लॉक करने के लिए? पता नहीं जी, ये तो मुझे नहीं पता। ठीक है, तुम जाओ। और सुनो जी, वो तुम्हारी बहू है ना, उसे जरा अंदर भेजो। मैं बात नहीं। किस चीज पे खड़े होकर ही मारने पर खुशी? हालांकि कमरे में कोई ऐसी चीज नहीं। परेशानी वाली कोई बात नहीं, आराम से रिलैक्स हो गई। जी। भी ना कोई ऐसी वैसी बात करते। समझा तो दिया था उसे, अब देख क्या होता है। तुझसे पूछा था कि उस रात कहाँ गए थे? पूछा था, मैंने कहा बाजार गए थे घर का सौदा लेने। लानत है तुझ पर। क्यों? मैंने कहा था तबीयत खराब थी, डॉक्टर के पास ले गया था तू। कहा तूने, और लानत मुझ पे। बकवास बंद कर और चुप करके बैठा रह। क्या हुआ? कुछ नहीं। उन्होंने कहा जाओ और मैं आ गई। इतने आराम से उन्होंने तुझे वापस भेज दिया। देख ले, कहा ना चुप करके आ जाओ, निकलो इधर से। चलो चलो भाई चलो। इस केस की तफ्तीश में अहम मोड़ तब आया जब मरने वाली लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तफ्तीशी को मौसूल हुई। उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाली लड़की ईमान की मौत दम घुटने से हुई थी, जबकि उसकी लाश को बाद में लटकाया गया था। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मरने वाली की टांगों और हाथों पर ऐसे जख्मों के निशानात भी मौजूद थे जिससे लगता था कि मरने से पहले उसने काफी मुजाहमत की है। इस रिपोर्ट के सामने आते ही तफ्तीशी ने फौरी तौर पर अकबर को गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल के जरिए लड़कियों से दोस्ती करके उनसे धंधा कराते हो, यही तुम्हारा कारोबार है? उस रोज भी एक गाहक तुम्हारे घर में मौजूद था और तुम लोगों ने ईमान को उसके सामने पेश कर दिया। बड़ा ही ढीठ। हालांकि तुम्हारी बीवी ने सब कुछ बता दिया। कौन था वो आदमी? शराब था सर। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक शरीफ लड़की को किस काम पे लगा रहे थे तुम? सर वो मानी नहीं थी सर, बल्कि वो शोर मचा रही थी और
धमकियां देनी उसने शुरू कर दी थी। तुम ना क्यों चाहते हो? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं सारे मोहल्ले इकट्ठा करके उनको सब बता दूंगी। मैं भी पुलिस को फोन करती हूँ। और तू इस काबिल रहेगी तो फोन करेगी ना। चल ये इधर संभाल से। इसने थप्पड़ मारा है मुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। और ठहर जाओ। बहुत करना था इसने। इसी घटिया नस्ल की कहां से पकड़ के लेके आए थे इसको? दफा करें इसे। अब ये बताएं करना क्या है? दुपट्टा गले में डाल के पंखे से लटका दो। और क्या? और कह देंगे कि इसने खुदकुशी की है। बस मां के कहने पे आरफ ने खुदकुशी का पर्चा दर्ज कर लिया था। इसका मतलब है कि आरफ भी तुम्हारी तरफ आता जाता था? जी सर। भाग, इसकी मां और बीवी को भी ले आओ और उस हराब को भी ट्रेस करो। भागना नहीं चाहिए उसे, बाकी आरफ भी सस्पेंड होगा। ईमान की सिर्फ एक गलती ने उसे जिंदगी से महरूम कर दिया। इस केस की हकीकत शायद कभी भी सामने ना आती अगर उसकी बहन और अहले इलाका इंसाफ के लिए एहतजाज ना करते। उनके इस एहतजाज की वजह से न सिर्फ इस केस से मुतल्लिक तमाम मुल्जिमान कानून की गिरफ्त में आए, बल्कि आरिफ को भी नौकरी से मुअत्तल किया गया। लेकिन यहां एक सवाल हम करना चाहते हैं, क्या हम कभी अपने मुल्क में ऐसा होता भी देखेंगे कि अगर किसी कानून के नाम निहाद रखवाले ने कानून अपने हाथ में लिया तो उसे सिर्फ नौकरी से मुअत्तल ना किया जाए, बल्कि उसका जुर्म साबित होने पर उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाए। उसके साथ भी ऐसा ही सलूक किया जाए जैसा किसी भी कानून तोड़ने वाले के साथ किया जाता है। इस केस के मुजरिम अब कानून की गिरफ्त में है। उन्हें क्या और कब सजा मिलेगी इसका फैसला मुअज़्ज़िज़ अदालत ही करेगी। लेकिन एक फैसला आपके इख्तियार में है, जो आपको करना है। इस केस में असल गुनहगार कौन है, इसका फैसला आप करेंगे। अगर आप भी जानते हैं अपने आसपास मौजूद किसी ऐसे ही गुनहगार को, तो खामोश हरगिज न रहें, क्योंकि याद रखें किसी भी जुल्म के खिलाफ खामोश रहना भी एक जुल्म है। हमें बताएं, ईमेल करें gk@sama.tv पर, हमें ट्वीट करें या फिर फेसबुक पर ज्वाइन करें। हमारा फेसबुक अकाउंट है facebook.com/गुनहगार कौन। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते एक और सच्ची कहानी के साथ, और देखेंगे गुनहगार कौन।